अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपनी गिरफ्तारी और अबूरी जमानत के बाद पहला खिताब करते हुए खासा जारहाना रवैया इख्तियार किया। उन्होंने जहां खुद पर लगने वाले इल्जामात की सफाई देने की कोशिश की, वहीं अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की गुफ्तगू का बराह रास्त जवाब भी दिया। अपने खिताब में मेरे कप्तान ने एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही अदलिया का शुक्रिया अदा करते हुए कौम से अपील की कि वो अदलिया के साथ खड़ी हो जाए। इस खिताब की सबसे हैरत अंगेज बात एक इंकशाफ था कि वो तोड़ फोड़ पर यकीन नहीं रखते। झलाओ ये जो हुआ है कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा फलसफा नहीं है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिपेंडेंट हो। मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे कौन था। नाज़रीन, ये वही मेरे कप्तान हैं जिन्होंने 2014 में पीटीवी पर हमला करवाया और वहां तोड़ फोड़ भी कराई। इस बात का सबूत मेरे कप्तान और मौजूदा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लीक होने वाली ये ऑडियो थी। पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो अच्छा तो ठीक है। इसको now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर वो जो joint session पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करें। You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. नाज़रीन, 2014 में शुरू होने वाला सिलसिला 2023 तक जारी है। 9 मई को मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में तोड़ फोड़ के मनाजिर देखने को मिले। जिना हाउस लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला हुआ और इमारतों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लीक होने वाली ऑडियो कॉल से यह साफ पता चलता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनों को जिना हाउस भेज रहे थे। गुज़िश्ता कई माह से जमान पाक के गिर्द मौजूद कारकुनों को न सिर्फ इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बल्कि इन कारकुनों की तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाकायदा मज़ामत का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपने खिताब में चेयरमैन नैब को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि उनका कहना था कि चेयरमैन नैब ने पर्दादार खातून बुशरा बीबी के वारंट जारी किए। वारंट निकाल रहे ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्टी होने पे शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहां पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं? नाज़रीन, मेरे कप्तान ने फौज को अपनी खिदमात भी याद दिलाई कि उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन के वक्त उन्होंने किस तरह मीडिया के महाज पर फौज का दिफा किया। ये बात करते वक्त गालबन मेरे कप्तान ये कि उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। नाज़रीन, मेरे कप्तान की तकरीर और उनके दावों पर मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान ने दावा किया कि जलाओ घिराओ उनका फलसफा नहीं। क्या 2014 में पीटीवी और 9 मई को जिना हाउस पर हमला करने वाले लोग तहरीक इंसाफ के कारकुन होते हुए भी मेरे कप्तान के फलसफे को नहीं मानते थे? सवाल नंबर 2, लीक होने वाली ऑडियो से पता चलता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनों को कोर कमांडर हाउस भेज रहे थे। अब मेरे कप्तान ने इन लोगों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। क्या अपना मतलब पूरा होने के बाद इन जज्बाती कारकुनों से इजहार लाताल्लुकी कर दिया गया है? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ से मुंसलिक वकला सोशल मीडिया पर मुसलसल तशहीर कर रहे हैं कि जिन कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बने हैं वो वकला फोरम से राब्ता करें। क्या तोड़ फोड़ करने वाले कारकुनों के मुकदमात तहरीक इंसाफ का लॉयर्स विंग लड़ेगा? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान ने चेयरमैन नैब पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए कि उन्होंने एक पर्दादार खातून के वारंट जारी किए। अगर किसी पर्दादार खातून पर जुर्म का इल्जाम लगे तो क्या वो कानून से बालातर हो जाती है? क्या राशिद मदीना के दावेदारों को ऐसी बात जेब देती है? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान ने डीजी आईएसपीआर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूं। क्या मेरे कप्तान पर तनकीद करने के लिए उम्र रसीदा होना जरूरी है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान ने फौज को अपनी कुर्बानियां और खिदमात याद कराई। ये बताया कि किस किस मौके पर उन्होंने फौज का दिफा किया। यहां मेरे कप्तान बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तारीफें तब तक थीं जब तक फौज मेरे कप्तान को सपोर्ट करती रही। अगर फौज की तारीफें अपने मफाद के लिए नहीं थी तो बैसाखी बनने से इनकार के बाद मेरे कप्तान ने सारे तीर और तीरंदाज उसी फौज की तरफ क्यों मोड़ दिए?
सना बुच्चा साहिबा, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा। इमरान खान साहब बड़े जारहाना तरीके से कल उन्होंने खिताब किया, 57 मिनट का यह खिताब था और ज्यादातर फोकस जो था वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, गिले शिकवे, उन्होंने कहा कि क्या इस तरह कभी होता है। ISPR ने जिस किस्म की प्रेस रिलीज जारी की उससे भी काफी वो नाराज नजर आए। अब इस सारी सूरत हाल को जिस तरह आप देख रहे हैं, ये मामला लग नहीं रहा कि हल की तरफ जा रहा है, बल्कि इमरान खान साहब का जमानत के ऊपर बाहर आना और उसके बाद इस किस्म का खिताब करना, लग रहा है कि ये क्लैश मजीद बढ़ने जा रहा है। मेरा ख्याल है क्लैश तो बढ़ गया है मंसूर साहब, गल वध गई है और कल इतनी वध गई है कि ISPR को एक प्रेस रिलीज भी शाया करनी पड़ गई, एक पोजीशन भी लेनी पड़ गई। कल आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खिताब किया, ये बात उनको आके DG ISPR को भी बतानी पड़ी कि मार्शल लॉ नहीं आ रहा, तो गल तो वध गई है। मसला सिर्फ यह है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि मैं जेल जाने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, तो वो क्या मेंटली प्रिपेयर्ड थे या लीगली प्रिपेयर्ड थे? लगता तो है कि वो लीगली प्रिपेयर्ड थे। लीगली प्रिपेयर्ड थे कि उनके लिए मर्सिडीज जाएगी, वो तशरीफ लाएंगे, वो मुस्कुराएंगे, चीफ जस्टिस साहब उनको देख के खुशी का इजहार करेंगे, फिर उनको कहेंगे वेलकम, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, और ये तमाम तर चीज़ें होंगी, प्लीज वी आस्क यू टू कंडेम द वायलेंस इनकर्ड, और उसके बाद बेस्ट विशेस के साथ रुखसत कर देंगे। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देखेंगे कि ख्वाजा हारिस जैसे वकील, आला वकील जो हैं, वो बैठ के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहेंगे कि हम आप बायस्ड हैं, आप तासुब का शिकार हैं, हमें आपकी बेंच में अपना केस नहीं लड़ना है, हमें ये फैसला दीजिए कि हम बेंच तब्दील कर सकें। तो ये तमाम तर मामला तो बड़े क्लियरली अपोजिशंड नजर आते हैं। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो वो ठीक है, वो अपने साख पे खड़ी है, लेकिन जुडिशरी का वाला मामला तो अब जरा बहुत ज्यादा बायस नजर आता है। और अगर तो PDM की जमातों को एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सहूलत हासिल होती तो मेरा ख्याल है हालात इस नहज पे पहुंचते नहीं। मेरा ख्याल है ये पहले आप में बहुत मामला आगे बढ़ गए, और हमने इसकी निशानदेही बहुत पहले की थी मंसूर साहब कि ये तरबियती कैंप चल रहा है, जैसे हज का तरबियती कैंप होता है, यहाँ पे टेररिज्म का एक तरबियती कैंप है, वही को ले ले हैं, वही एक ही मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से अब वो वायलेंस इनकर करते हैं, जिस तरह से वो आग लगाते हैं, इसकी हम एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देख चुके हैं। अब बाकायदा हमने ये होने दिया है। इस पर सवाल जरूर उठ सकते हैं कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर क्यों कोई मामूर नहीं था, वहां पे क्यों कोई जो है वो तशद्दुद को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। लेकिन जाहिर है कि अगर मोहसिन नकवी साहब की आज आप गुफ्तगू सुने तो उससे तो वाकई लगता है कि दे डिडंट वांट टू एलिवेट या ये ज्यादा इसको बढ़ाना नहीं चाहते थे, और कोई गोली लग जाती है तो इमरान खान साहब देखें आज क्या कह रहे होते, आज हम पुलिस वालों को और फौज को क्या कह रहे होते, किसी एक बंदे को भी उनकी तरफ से गोली लगती तो मसला होता। तो मेरा ख्याल है कि केयरफुल थे, लेकिन अब ये बात वहां तक चली गई है जहां से कोई वापसी का रास्ता नहीं है। अब इमरान खान साहब लाख कहें कि वन मैन और मैं आपको चीफ रखूंगा, देखिए ना ये खिताब करने का मतलब पहला जो उनका साउंड बाइट आता है अदालत से, लास्ट पॉइंट, उस पर वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ मैं वो कहना चाहता हूँ कि वो अगर समझते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनकर उनको हटा दूंगा तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं नहीं हटाऊंगा। मतलब अब यहां तक मामलात आ गए हैं कि आपकी ये गारंटी चाहिए कि आप उनको नहीं हटाएंगे। आई डोंट थिंक दैट इज कोई हल नहीं है। और अब तो ये जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, कहेंगे दहशतगर्द तंजीम है, सारा सबूत पेश करेंगे, तो ये तो काला दम होने जा रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। ये आपकी खबर है या आपका तज्जिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जा रहा है? खबर भी कह सकते हैं, और जाहिर है गिवन द सर्कमस्टांस में तज्जिया भी यही है। इंटेलिजेंट गेस तो यही होगी क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो बायस इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, जिस तरह से उनको अलकाबात से नवाजते रहे, अगर तो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है तो फिर तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन वाकई जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं और जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी एक एक तस्वीर आपके पास है। 340 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शामिल तफ्तीश हैं, गिरफ्तार हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर लाहौर समन किया गया है कि वो आके पूरी ब्रीफिंग लें। तो आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं मामला? सिर्फ आके हैप्पी टू सी यू तो नहीं होगा। मुनीफ फारूक साहब, ये सना बुच्चा साहिबा ने एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है, और मैं सना बुच्चा साहिबा के बारे में यहाँ पे ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि ये पहले ही चीज़ों को भांप लेती हैं। मैंने आई हैव डन मेनी प्रोग्राम्स विद हर। ये इस किस्म के ना अलार्म बेल्स पहले रेज करती हैं और फिर ये जो इस किस्म की बात करती हैं वो अक्सर हो भी जाता है। अब ये जो इन्होंने पटारी में से नया सांप निकाला है, ये सांप तो काफ़ी ख़तरनाक नहीं साबित हो सकता इस पोलिटिकल सीन के अंदर? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब।
वैसे ये जो आपने पटारी वाली बात की और सांप वाली, देखिए वैसे ही बहुत सी मोहब्बत का शिकार होते हैं हम सब सोशल मीडिया पर। तो अगर सना बुच्चा साहिबा की ये खबर है और बहसियत एक साफ़ी, मैं समझता हूँ उनकी खबर को हमें ज़रूर वैल्यूएट करना चाहिए। गो कि आपका मतलब और कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है, लेकिन लोग फिर ऐसे बात के बाद क्या इज़्ज़त अफजाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। देखिए बात यह है कि उसूली तौर पर तो मैं बहसियत एक आम पाकिस्तानी और बहसियत एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ये कहूँगा कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगना या लगाना दोनों ही बड़े शर्मनाक अमल हैं। मैंने शर्मनाक इसलिए कहता हूँ कि ये जो डिफीट करते हैं सबसे जो बुनियादी पर्पज़ है किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के अंदर सियासी जमात का उसको, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो पिछले कुछ दिनों के अंदर हुआ है हमारे मुल्क के अंदर और जो वतीरा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का या उनकी जमात का, उसमें जो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है मुझे लगता है वो ये है कि अब इमरान खान साहब की एग्जिस्टेंस, सियासी एग्जिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और सियासी जमात की एग्जिस्टेंस वो पैरेलल नहीं है पाकिस्तान के साथ, बल्कि पाकिस्तान से ऊपर चली गई है। ये बहुत तशवीशनाक बात है। देखिए मेरे लिए, आपके लिए, हम सब जो बैठे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, हम सब की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे और हम सब के लिए एक चीज़ है विच इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान सबसे पहले है, उसकी सॉवरेंटी सबसे पहले है, उसकी इज़्ज़त तकरीम सबसे पहले है। हम किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, लिहाजा जो तफरीक पैदा हो चुकी है माशरे के अंदर। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सपोर्टर से जाके बात करें तो वो ये कहेगा कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इस बात के ऊपर है कि इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बने। पाकिस्तान को अगर बचाना है, अगर आपने इस मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके जाना है, तो वो इमरान खान साहब के साथ ही इक्वेटेड है, और अगर आप उनको इक्वेशन में से निकाल देंगे तो ये मुल्क फिर बचना नहीं है। ये सोच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। मंसूर साहब, ये उन तमाम कारकुनान की सोच हो सकती है और इसका एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। हाँ, ये बहस, ये मसला, ये तशवीश और ये सारी जो पोलराइजेशन है, ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से, अब तो शायद हमें अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को देखने लग पड़े तो हम खुद शायद कंफ्यूज हो जाएं कि मामला था क्या। देखिए इलेक्शन वाली बात वो एक डिबेट है, सेपरेट डिबेट है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उस पर कोई दो राय नहीं है कि वो जिस तरह से होने चाहिए थे नहीं हुए। जो मैं पहले भी कहता हूँ कि जो डिफाइंस थी वो फेडरल गवर्नमेंट ने की है। 90 दिन के अंदर इंतखाब ना होना ये एक आइनी प्रॉब्लम था और उसको गवर्नमेंट ने जिस तरह से कन्फ्रंट किया है। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का इस्तदलाल है, मैं दोबारा कहूँगा, उसमें भी वज़न मौजूद है। उस बहस के अंदर हम नहीं जाते क्योंकि उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई है हमारे मुल्क के अंदर वो अपनी जगह मौजूद है। अब यहाँ पर सिलसिला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इमरान खान साहब का जो सियासी किरदार है, देखिए पहले लोग जाते थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी नेम कॉलिंग की, सब कुछ किया जब वो PDM के जलसे होते थे, लेकिन मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे अल्फाज से मामला शुरू हुआ। फिर यहाँ पर गया कि आपको शर्म नहीं आती, फिर आप चला गया कि आप होते कौन हैं, फिर अब आ गया है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप सियासी जमात बना लें, फिर शायद अब ये आ जाएगा कि खुदा न खास्ता आप बेगैरत और बेशरम हैं, इस तरह। और फिर ये चला गया है कि भाई आपको जो है आप मुझसे डरते हैं, आप इसलिए डरते हैं कि आपको लगता है कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा और मैं आपको फारग कर दूँगा। देखिए फिर जब मामला वहाँ से शुरू होकर यहाँ पहुँच जाएँ तो फिर ये सियासत से, कानून से, आइन से बातें अब बाहर चली गई हैं। इस वक्त एज वी स्पीक मंसूर साहब, बेशुमार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ लोग तो सही गिरफ्तार हो रहे हैं, जारी बात है, जिन्होंने वैंडलाइज किया रियासती इमारतों को, सरकारी इमलाक को, फौजी इमलाक को, तो उनको तो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इस चक्कर में सियासी कारकुनान या सियासी लीडर्स को भी रगड़ा लगाया जा रहा है। अब इट इज़ अ मैटर ऑफ एविडेंस। किसी को क्या पता कि किसी का असल किरदार क्या था, किसी ने किस हद तक कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो रगड़ा सबको आ रहा है। हम उसको कितना जस्टिफाई कर सकते हैं बैठकर। मैं और आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज आप देख लीजिए, वो अंसारुल इस्लाम गालिबन वो पहुँच चुके हैं, उनके कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के सामने। एज बी स्पीक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है।
हम सबको पता है 4 लोगों से ज़्यादा वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कल PDM को क्या रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगी धरने के लिए, तो कहाँ जाएगा दफ़ा 144? और कैसे कोई उसको जस्टिफाई कर सकता है, मैं आप या कोई और के जी धरना कर दे सुप्रीम कोर्ट के आगे? ठीक। अतर काज़मी साहब, ये जो सारी सूरत हाल देखी है, मुनीफ फारूक साहब ने ये जो एक जुमला अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जनाब इमरान खान साहब इस तरह लगता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान से भी जो है वो बड़े हो गए हैं, और इमरान खान साहब के बयानात के अंदर तलखी जो है हद गुजरते वक्त के साथ ज़्यादा होती गई है। और ख़ास तौर पर कल जो उनकी 57 मिनट की एक स्पीच थी वो डायरेक्टली फ़ौज की तरफ टारगेटेड थी, ISPR की तरफ, बल्कि ISPR साहब कह के बार बार वो बात कर रहे थे। ये जो कुछ भी हो चुका है, क्या इसको इस सारे मसले का कोई हल निकल सकता है? क्योंकि आई वांट टू शेयर दिस, और मेरे ख्याल में आप लोगों से भी, जनरल पब्लिक में लोग जब बाहर कभी मिलते होंगे, मुझसे कम से कम जो लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं कि जी इस चीज़ को रिजॉल्व करवाइए, इससे नुकसान ही नुकसान है, दोनों साइडों का नुकसान है। आप क्या समझते हैं यहाँ पे किस तरह ये मामला रिजॉल्व हो सकता है? देखिए, इसका तो सियासी हल ही निकालना पड़ेगा, सियासी एक्टिविटी को बहाल करना पड़ेगा। अगर आप इस वक्त देख लें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्या मुल्क के अंदर सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत दी जा रही है? हमें तो बताया गया था कि इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है, दफा 245 भी जनाब आर्टिकल के तहत भी यहाँ पे फोर्सेस को तैनात करवा दिया गया है। और अब जो है वो मौलाना जो खुद हुकूमती तादी हैं वो किस तरीके से लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर लोगों को, तो लगता है ना कि सामने नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात की आप सियासी एक्टिविटी को रोक रहे हैं। आप जिधर खान साहब की गाड़ी जाती है, लगता है उसके पीछे शायद कोई 144 नंबर लिखा हुआ है कि दफा 144 उनके साथ साथ हर जगह पे जाती है। तो ये इशू है, जब आप सियासी एक्टिविटी को कर्टेल कर देंगे तो बहस फिर इदारों की तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो जिस किस्म के मनाजर हमने देखे, जो हमले हुए, वो ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि उसके अंदर जो लोग शामिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पर इस पे इस वक्त क्या इमरान खान की जमात को यह सूट करता है कि इंतखाबात ना हो या अफरा तफरी हो? वो तो इलेक्शंस होंगे, वो तो क्लियर विनर है, सबको नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि लाहौर जैसे शहर या किसी भी शहर में अगर किसी तहसीलदार के घर के ऊपर भी हमला हो जाए तो आधी इंतजामिया को जो है वो लाइन हाजिर कर देते हैं। तो क्या SP कैंट को उतारा गया? क्या सिविल इंतजामिया में से किसी को तब्दील किया गया? किस तरह यह मुमकिन हुआ कि वो लाहौर जिसमें सिक्योरिटी इतनी सख्त है, IG साहब वहां मौजूद होते हैं, CCPO वहां पे मौजूद हैं, पुलिस अफसरान मौजूद है, अवाम वहां पे पहुंची किस तरह? अभी तक क्या कोई एक्शन लिया गया है? एक भी अफसर को OSD बनाया गया है? मुझे बता दें। इतना बड़ा वाकया हो गया तो सिविल इंतजामिया, जिले इंतजामिया सोई भी थी? ये क्या वजह? ये सीरियस क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्यों नहीं अभी तक एक्शंस लिए गए? साहब, आपकी इस डिस्कशन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाकई क्या इंतजामिया ने रोका क्यों नहीं, और ये सबका एक सवाल है। लेकिन इसकी ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? अगर मैं आपको एक 100% पूरा केस सामने रखें तो इंतजामिया की जिम्मेदारी कितनी बनती है, और जो कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या रहनुमा थे उनके ऊपर कितनी % ये जिम्मेदारी बनती है सारी चीज की? देखिए, जिन लोगों ने हमला किया जिम्मेदारी तो उन पे बनती है, आइन और कानून को उन्होंने तोड़ा, उनके ऊपर मेन जिम्मेदारी आती है। लेकिन जिन्होंने उस जगह की हिफाजत करनी थी, आइन और कानून उनके ऊपर भी जिम्मेदारी डालता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, सालाना आपको इतनी तनख्वाह मिलती है, माहाना इतनी तनख्वाह मिलती है, इस इदारे का इतना बजट है और इस बजट के तहत आपने ये आइनी जिम्मेदारी अदा करनी है कि सरकारी इंस्टॉलेशन की आपने हिफाजत करनी है या आवाम की इमलाक की हिफाजत करनी है। तो क्या वो इदारे अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में कामयाब रहे या नाकाम हुए, और क्यों नाकाम हुए? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये नहीं था कि कोई फ्लैश मॉब आया और एकदम से आके वहां पे उन्होंने हमला कर दिया। लोग चलते हुए आ रहे थे, सिविलियन इलाकों से कैंट की तरफ लोग आए, तो रास्ते में पुलिस किधर थी, रेंजर्स किधर थी, क्विक रिस्पांस जो फोर्सेज हैं वो किधर थी? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपके आर्गुमेंट को अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपका 70-80% एक्चुअली जो आर्गुमेंट है वो इस बात के ऊपर है कि डिफेंड क्यों नहीं किया, वहां पे खड़े क्यों नहीं हुए। लेकिन इस बात के ऊपर कि एक्चुअली कारकुनों की जिम्मेदारी ज्यादा है, उसके ऊपर डिबेट बहुत कम हो रही है। आइए बैठ के नाम लेना शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से रहनुमा थे जिन्होंने एक्चुअली लोगों को पुश किया कि हाँ जी पहुंचे, कोर कमांडर हाउस पहुंचे, वहां पे ये सारा काम होना चाहिए। वो कौन कौन से थे? लेट्स स्टार्ट टेकिंग नेम्स। देखिए, मुझे तो नहीं पता कि कौन कौन थे, मैंने तो किसी को ये कहते हुए नहीं सुना। लेकिन मैंने आपसे पहले ये अर्ज की कि जिन लोगों ने हमला किया बुनियादी जिम्मेदार वो हैं
मैंने वही कहा कि वो जिम्मेदार हैं, लेकिन वो तो कानून को हाथ में लेने वाले, कानून को तोड़ने वाले लोग हैं ना। कानून की हिफाजत की किसने हलफ लिया हुआ है? उन लोगों को तो मेरी रियासत 1 रुपया नहीं देती ना, जिन्होंने मेरे सोशल मीडिया पे जो है सोशल मीडिया पे किसी खातून की कोई वीडियो नहीं देखी, आपने किसी रहनुमा की कोई वीडियो नहीं देखी कि जिसके अंदर एक्चुअली लोगों को कहा जा रहा है कि चलो छावनी की तरफ चलो, चलो कोर कमांडर हाउस चलते हैं? आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक? मैं आपको हल्फन कह सकता हूं कि मेरा सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्टेड हुआ है। ये जो बुनियादी हकूक इस वक्त मुअत्तल हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं देख सक रहा। यही तो इशू है कि नहीं, आप सही कह रहे हो। हमला कुछ लोग कर रहे हैं और बुनियादी हकूक हमारे मुअत्तल किए हुए, ना हमारा ट्विटर चल रहा है ना दूसरे चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें से मुनीफ साहब आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं इसके ऊपर। मुनीफ फारूक साहब इस पे इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। मैंने एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। मुनीफ साहब को उसके बाद हो सकता है वो हमारी थोड़ी गाइडेंस कर सके कि आखिर वो कौन से लोग थे। और इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुनीफ साहब ने भी रेज किया था, वो ये था आज इलेक्शन का दिन था। आज पंजाब के अंदर इलेक्शन होने थे, लेकिन दूर दूर तक इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं। और अगले 24 घंटे में जो होने जा रहा है, खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की जो कॉल है, इसके बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कोई ऐसी वीडियो नहीं देख सका क्योंकि सोशल मीडिया सारा बंद है, मेरा एक्सेस सारा बंद है, मेरे बुनियादी हकूक जो है वो सल्ब कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं देख सका कि लोगों को ये कहा जा रहा हो, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो, नसीहत की जा रही हो कि जनाब कोर कमांडर हाउस जिना हाउस की तरफ जो है जाया जाए। मुनीफ फारूक साहब पिछले दिनों खुद भी जिना हाउस गए थे, मैं भी वहां पर गया था, मुनीफ फारूक साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। मुनीफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आगे चलता हूं, प्लीज गो अहेड। मंसूर साहब, दो चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये कि एहतजाज में और बलवे और दहशतगर्दी में बड़ा फ़र्क होता है। एहतजाज सियासी जमात का, मेरा आपका बहसीत पाकिस्तानी हक है, हम किसी बात पे भी करना चाहें। मेरी हमेशा से ये डिबेट रही है, मेरे और आपके एहतजाज का हक है, मैं और आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जब मैं और आप एहतजाज करते हुए किसी और का राइट ऑफ वे ख़राब करेंगे, उसकी ज़िंदगी अजीरन करेंगे किसी और पाकिस्तानी की, तो वो मेरा और आपका राइट फिर एब्सोल्यूट नहीं है। ये जहन में रखना चाहिए। हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। नो राइट, बी इट फंडामेंटल, इट इज़ नेवर एब्सोल्यूट। ठीक है जी, मुझे और आपको जिंदा रहने का हक है, राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर मेरे और आपकी जिंदगी इसलिए कि हम दूसरों को कत्ल कर दें तो आई एम सॉरी, फिर ये हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज हमें तकलीफ या पूरी रियासत को तकलीफ मंसूर साहब इसलिए हो रही है दैट इट हैज़ हिट होम। वेंडलाइज हुआ कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस, ठीक है जी, और MES का दफ्तर और CSD का सुपर स्टोर और फौजी अमलाक, ये वेंडलाइज हुई हैं, तो तकलीफ बड़ी है। ये सिलसिला तो 2014 में शुरू हो गया था। उस वक्त क्या वो रियासत की अलामतें नहीं थी इमारतें जिनका तहस नहस फेरी गई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है और उसकी जो दीवार है वो रियासत की अलामत नहीं है? क्या PTV फॉर दैट मैटर रियासत की अलामत नहीं था? क्या नेशनल असम्बली का जो बैरियर लगा हुआ है आपने और मैंने, जहाँ से हम अंदर जाते हैं, वो रियासत की अलामत नहीं है? ये इमारतें बिल्कुल थी। उस वक्त किसने तूफान बदतमीजी वहाँ पर मचाया था? ये सारी इजाजत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उस वक्त मिली, उन्होंने उसे कंडोन किया। मुझे और आपको मिले तो हमें तो घरों से घसीटते हुए रात को ले जाएंगे और हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अपडेट हो जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि फिर ये सारा मामला, ये सारी एक्सरसाइज, ये खुली छूट, ये पंजाबी में कहते हैं ना फलाने का झाका खोल गया है, तो ये झाका खोलने दिया गया। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब की सियासी मकबूलियत, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या इमरान खान साहब को किसी हकीम ने मशवरा दिया था? मैं फिर बात को दोबारा लाता हूं जहां मैं और आप ये बहस करते थे कि भाई एक शख्स मकबूल है, हुकूमत से मिलने के निकलने के बाद और मकबूल हो गया, उस शख्स का क्या इंटरेस्ट है कि वो चाहता है कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी का लगे, और फिर वो उसकी साजिश, उस चक्कर में एक साजिश का हिस्सा बनता है, फिर वो उसके ऊपर कैंपेन करता है, फिर वो उसके ऊपर इस्लामाबाद जाता है, फिर वो उस वक्त के कई हाजिर सर्विस अफसरान के साथ मिलकर साजिश करता है। मैं ये तक कह रहा हूं ऑन एयर, इस बात का रिबटल लाए, मैंने इसके ऊपर लिख भी चुका हूं, बोल भी चुका हूं, पिछले 5 महीने से बोल रहा हूं, एक रिबटल नहीं आएगा। मुनीफ साहब, ये बात शवाहिद के साथ रिपीट करें जो अभी आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको रिपीट करें जरा। इमरान खान साहब, मंसूर अली खान साहब आज के आर्मी चीफ
आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट में रुकावट बनना चाहते थे। उन्होंने उनकी सारी बहस, सारी कैंपेन, सब कुछ, उस वक्त इलेक्शन का दर्द नहीं था, उस वक्त दर्द एक था कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ बनना है वो सैयद आसिम मुनीर ना बने। और इमरान खान साहब ने इसके लिए पूरी काविश की, इसके सबूत, इसके शवाहिद मौजूद हैं और वो हर बंदे को पता है और खुद इमरान खान साहब को भी पता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, उसका एविडेंस जो मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूं, गालिबन 15 अगस्त को वो फरिया इदरीस साहिबा को एक इंटरव्यू देते हैं, आप उसका आर्काइव से निकाल लीजिएगा। क्लियर सवाल उनसे किया जाता है कि वो नए आर्मी चीफ के हवाले से, इमरान खान साहब फरमाते हैं नहीं वो तो जो गवर्नमेंट है ये कर लेंगे, हमारा तो उससे कुछ नहीं है। और उसके बाद आप जरा ट्रेजेक्टरी देखिए, मंसूर साहब में एग्जैक्टली हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद इमरान खान साहब शुरू करते हैं मामला और फिर वो एंड तक कहां जाता है। ये वो बातें हैं जिसके गवाहान मौजूद हैं, मंसूर अली खान साहब, इसके शवाहिद मौजूद हैं। मैं तो एक आम पाकिस्तानी और बड़ा छोटा सहाफी हूं, बड़े बड़े लोगों को सना बुच्चा साहिबा से सर जरा कमेंट लेने दें। सना साहिबा, ये अगर नॉलेज मुनीर फारूक साहब के पास है जो एक एंकर पर्सन है, सहाफी है, तज्जियाकार है, तो जाहिर बात है ये इंफॉर्मेशन वहां भी होगी। तो फिर उसके बाद तो ये वाकई 1 वर्सेस 1 है, ये मामला नहीं हल हो सकता चाहे जिस तरह मर्जी हो जाए। मैंने ये बात पहले भी की है मंसूर साहब, मैं अभी भी करूंगी कि फ़ौज अगर मदाखलत करती है किसी को मुसल्लत करने में, तो जो मुसल्लत होकर आते हैं वो भी तो फ़ौज मदाखलत कर सकते हैं। इस बात की अगर हमें कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉसिबल नहीं है। ये जो 4 जजेस का मजमा इन्होंने इकट्ठा करके, मनूवर अराउंड करके, जो पनामा लीक से लेकर आज तक तमाम तर केसेस में कोई ना कोई एक वो जज मौजूद है, वो किसकी बुनियाद पर है, वो कौन मनूवर करता रहा। तो अगर आपने शुरुआत करनी है, कोई कार्रवाई करनी है, तो बिल्कुल इमरान खान साहब इज नॉट सेफ फॉर दिस कंट्री, ही इज नॉट सेफ फॉर मी। उनका कोई कारकुन, मैं घर से नहीं निकल सकती क्योंकि मुझे तो नहीं पता मुझे कौन सा गुस्से में आया हुआ कारकुन कोई नुकसान पहुंचा दे। जैसे पहले हमें पता नहीं था कि हमें कौन उठा लेगा, अब हमें ये नहीं पता हमें कौन नुकसान दे देगा। तो माजरत के साथ ये प्रॉब्लम सबको पता है और ये शुरू भी यहीं से होती है। मैं तो अपनी बात कहूंगी तो जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, जो जनरल बाजवा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, और ये जो हुकूमत है इस वक्त कह रही है फैज की बाकियात मौजूद है, तो बताएं हमें कहां है बाकियात, कौन सी बाकियात है, और बताएं बाजवा साहब कि ये क्या कर रहे थे। बात को क्लियर करें, जहां से शुरू होती है वहां से शुरू करें। ये बीच में पकड़ धकड़ 350 लोगों को इकट्ठे कर लेने से क्या इंसाफ मिलेगा आपको। अतर काज़मी साहब, सना बुच्चा साहिबा की गुफ्तगू आपने ब्रेक से पहले सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हमें धमकियां दी जाती थी, हमारे साथ ये सब कुछ होता था। आज इस बात का डर है कि अगर हम बाहर जाएं तो ये ना हो कि हमें कोई गोली मार दे या हमारे साथ कोई बदतमीजी करे। तो सर, आज अगर हालात यहाँ तक पहुंचे हैं तो फिर इन माजी के इन लोगों का कोई ना कोई कसूर तो है ना, इनसे सवाल तो किया जाना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये हालात है। जी देखें, पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा कि जो मुनीब साहब ने कोई बात की और आपने जिस तरह मुकर्रर करवाया, तो मुझे लगा कि जैसे हम किसी मुशायरे में बैठे हैं कि आपने कहा ये शेर दोबारा सुनाइए जरा कौम को, ये वाली बात जो है इसको जरा री इन्फोर्स कीजिए। तो जो है ना, मैं ज़ौक़ का जो है ना यहाँ पे तारीफ भी करना चाहूंगा। अगर दूसरी बात जो है भाई, अगर आप मेरे प्रोग्राम में कोई नई इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं आपको भी कहूंगा मुकर्रर दोबारा सुनाए। नहीं, मैंने इसलिए तो कहा कि मैं ज़ौक़ की तारीफ कर रहा हूं ना, कि मतलब कि मुझे पता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात यह कि मुनीब साहब ने कहा कि 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ हमलों का। थोड़ा सा मैं पीछे, मैं इससे एग्री नहीं करता कि 2014 में, सॉरी एग्री करता हूं कि 2014 में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम्बली डिसएग्री करूंगा कि 1997 में यही बात दोबारा रिपीट करें सुप्रीम कोर्ट पे जब ये पहले एग्री करता, पहले एग्री नहीं करता, फिर एग्री करता हूं, इसको आप दोबारा रिपीट करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मैं जनाब उनकी कुछ बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अपना मौकिफ ये रखता हूं कि इसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जमात ने चढ़ाई की। इसी मुल्क में हमने देखा कि यहां पे जुल्फकार बनी, उसमें किस खानदान के लोग शामिल थे, उन्होंने हमारे किस किस इदारे के ऊपर हमला किया, हमारे किस किस इदारे के अफसर को निशाना बनाया, हमारी कौमी एयरलाइन के साथ क्या किया, जुल्फकार वाले कौन थे, वो किस जमात के कारकुन थे। क्या ये हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है? क्यों मेरी इतनी सिलेक्टिव मेमोरी है कि मैं सिर्फ 2012, 13, 14 तक याद रखूं? मैं उससे इनकार नहीं करता जो कुछ यहां पे होता रहा, लेकिन पीछे भी यहां पे बहुत कुछ होता रहा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी की बाकियात हैं तो ये जो हुकूमत है, आप बाकियात क्यों, आपका प्रेजेंट ही आपके सामने है, इनको लेके कौन आया है इस हुकूमत को? बाकियात पे आप किधर जा रहे हैं? अभी ये जो सामने आपकी हुकूमत है ये कहती है कि हमें अंदर से पैगाम आया था कि तहरीक अदम एतमाद लेके आओ, नहीं तो कोई ऐसा बंदा आ जाएगा कि बड़े मसाइल होंगे, ये होंगे। ये हुकूमत किसकी सहूलतकारी से आई है ये हमें नहीं पता। बाकियात अगर कोई है किसी की तो वो तो ये हुकूमत है। आप बताएं अतर भाई, आप बताएं।
किसकी सहूलतकारी से आई है? अतर भाई बताइए, नाम लीजिए, बताएं कि किसकी सहूलतकारी से आई है, बताएं। ये जो हुकूमत है, आपको नहीं पता कि आपके वफाकी वुज़रा आके टीवी पे कहते रहे कि हमें कहा गया कि ये चीज करो? किसने उनको कहा? उन्होंने खुद नाम लेना, ये तो मैं कह रहा हूं सर, नाम ले ना, मैं तो आपको खुला मौका दे रहा हूं, नाम ले, बताएं किसकी सहूलतकारी से है, बताइए। जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनकी वजह से ये लोग आए, उनकी नाम लेने के लिए मैं हूं ना, मंसूर साहब, और कोई क्यों ले? सर नाम ले देना, अतर भाई नाम ले दे। मैंने पहले भी अर्ज की कि इस वक्त जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम लेना फैशनेबल हो गया है। हमारी इखलाकी जुर्रत इतनी होती है कि जो ही कोई रिटायर्ड होता है हम उस पर चढ़ाई कर देते हैं। मैं उस वक्त जितना उन पे ऊपर तनकीद करता था अभी भी उतनी करता हूं, इसलिए कि अगर उस वक्त मेरे पास उस वक्त अगर मुझ पे उतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि मैं उनका नाम ले सकूं, तो मैं अभी भी उनका नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि मेरी इखलाकी जुर्रत तब भी उतनी होती है और आज भी उतनी है। माजरत के साथ मंसूर साहब, इनको प्लीज बता दीजिए मेरी, अगर थोड़ा सा ये सना बुच्चा साहिबा तो बाकी नाम लिया करती थी, ये फैक्ट है, मेरे अपने प्रोग्राम में लेती थी। अतर भाई वो लेती थी, आप अच्छा चले, आप अगर नहीं लेना चाहते, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही, मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूं, जो बात आपने कही, आप ये कह रहे थे माजी की एस्टैब्लिशमेंट जनरल बाजवा का कह रहे थे कि जनरल बाजवा की सहूलतकारी की वजह से ये हुकूमत आई है, ये क्लियर कर दीजिए। चले जी, उसमें उनका एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। उनके साथ मुलाकातें होती रही, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, मलिक अहमद खान साहब के राब्ते रहे, और ये तो एक खुली किताब है, ये आप किसी भी सहाफी से पूछ लें तो वो आपको एक एक चीज बता देगा। अच्छा ठीक है, इसलिए कि वो आ गया। अतर भाई अब एक और बात भी क्लियर कर दें, एक और बात भी अब क्लियर कर दें, एक और बात भी क्लियर कर दें। 2018 के इलेक्शन इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं, क्या उस वक्त जनरल बाजवा की सहूलतकारी मौजूद थी? 100% मौजूद थी। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ खड़ी थी, लेकिन इमरान खान पॉपुलर वोट लेके आया था, यह फर्क है। अभी जो सियासी कुशन इमरान खान ने उनको फराम किया, 3 साल उनके ऊपर इल्जाम लगते रहे, लेकिन चीजें इस नहज पे नहीं पहुंची क्योंकि इमरान खान के साथ अवामी सपोर्ट थी। इन लोगों का मसला यह है कि इनके साथ अवामी सपोर्ट नहीं है, सियासी कुशन खत्म हो गया, इसलिए कभी सुप्रीम कोर्ट 2022 में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो जो 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो जो जिन नुमाइंदों ने नेशनल असेंबली में वोट डाला था वो भी अवामी नुमाइंदे ही थे ना फिर? जी बिल्कुल अवामी नुमाइंदे थे, और वो उनको जिस तरीके से अलहदा किया गया था, बाप पार्टी को अचानक उनको एकदम से याद आया कि हमने किसी और तरफ जाना है, MQM को भी अचानक से याद आ गया, काफ लीग भी अचानक से टूट गई, ये सारे जमहूरी फैसले थे। सर भाई आप मेरा काश ये प्रोग्राम 2 घंटे का होता तो ये डिबेट बड़े मजे की थी और मैं बड़ी लंबी गुफ्तगू करना चाह रहा था। काश हम तीनों किसी दिन इकट्ठे, चारों लोग हम लोग किसी दिन इकट्ठे स्टूडियो में बैठे और एक अनलिमिटेड प्रोग्राम हो और फिर बैठ के जरा सारी डिस्कशन हो। आप तीनों बड़े हमारे अजीज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अतर फारूक साहब, सना बुच्चा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए, आपकी खबरों के लिए, और खासतौर पर मुनीब साहब का जिन्होंने 2 दफा एक खबर हमें मेरे कहने के ऊपर उन्होंने सुनाई। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।